नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की, ठीक है, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो एलटी की क्लासेस जब हमने ली थी उसमें आपको बताया था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं और इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, कब आया माध्यमिक शिक्षा आयोग? ये आया आपका 1952-53 में, ठीक है। तो फिर 1952 यानी कि 23 सितंबर, याद रखें 23 सितंबर आपका 1952 में इसका गठन किया गया, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? मैंने बताया आपको, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में जो है मुदालियर आयोग का गठन किया गया 23 सितंबर 1952 में। इसको आप जरूर याद रखें। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है आपका कब प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट जो है 53 में यानी कि 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और हम जो है मुदालियर आयोग को जो है शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, ठीक है। और सारे जो है इसमें जो है जितने भी पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट आप जो है साथ साथ ही आप लोग जो है नोट भी करते हुए चले, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार आपने जो है मुदालियर आयोग जो है अच्छे से देख लिया आज, तो उसके बाद आपको दोबारा जो है मुदालियर आयोग यानी कि मुदालियर कमीशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, ये कब आया? ये आया आपका भारत सरकार ने इसे जो है 23 सितंबर 1952 को जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की यानी कि इस आयोग की स्थापना की। और इन्हीं के नाम से यानी कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ही जो है इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा है, डिटेल में चर्चा करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे, उन सभी सुझावों पर बात करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण और दोषों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे मुदालियर आयोग का। तो देखिए सामान्य परिचय की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम जो है 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन किया। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो 1948 में जो है राधाकृष्णन आयोग, मैंने बताया है आपको राधाकृष्णन आयोग के बारे में, ठीक है। तो इसका गठन हुआ 1948 में, ठीक है। और जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में प्रस्तुत की, ठीक है। इनके राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1949 में। तो इस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है राधाकृष्णन जो आयोग है वो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है, यानी कि जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय की बात करता है, ठीक है। और उसके सुधार के लिए जो है राधाकृष्णन आयोग ने जो है अनेक सुझाव दिए, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूर्व की जो माध्यमिक शिक्षा है उसको, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को जो है ऊंचा उठाया जाए। तो देखिए राधाकृष्णन आयोग 1948 में बना और इसने 49 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसने अनेक सुधार जो है उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक सुझाव दिए, जिनमें एक सुझाव ये भी था कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है यानी कि 6 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका जूनियर सेकेंडरी और आपका हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तभी जो है विश्वविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा बच्चा ग्रहण करेगा, तो उसमें बच्चे का जो है ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। अच्छा बच्चा जो है निकल के जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसी समय जो है 1948 में जो है भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु क्या क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नोट करें इसको। देखिए तो देखिए 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु गठन किया किसका? ताराचंद समिति का,
तो याद रखें इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखें 1948 में भारत सरकार ने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु इनकी माध्यमिक शिक्षा में क्या गुण है, क्या दोष है, इन सारी चीज़ों को, इनकी माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने के लिए एक जो है समिति का गठन किया गया, ताराचंद समिति का 1948 में। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1949 में। तो याद रखें जो ताराचंद समिति है 1948 वाली, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी और इस समिति ने जो है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है निम्न सुझाव दिए। ठीक है, तो याद रखें यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया कि जो मुदालियर आयोग की हम बात कर रहे हैं, हम सामान्य परिचय देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो सामान्य परिचय में हमने देखा कि मुदालियर आयोग जो है इसका भारत सरकार ने जो है 23 सितंबर 1952 को जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की। ठीक है, और इन्हीं के नाम से जो है इस आयोग को, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है इस आयोग को हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, सभी उद्देश्यों पर बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ताराचंद समिति को भी याद रखें। ताराचंद समिति क्या थी और क्यों इसका गठन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु जो है ताराचंद समिति का गठन किया गया 1948 में। इसने 1949 में अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की और इस समिति ने जो है, ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, इन सुझावों को हम देखते हैं कि ताराचंद समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, चल तो पहला सुझाव क्या था, देखिए ताराचंद समिति ने पहला सुझाव दिया था कि जो माध्यमिक स्तर पर जो है बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जाएं। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर जो है ताराचंद समिति ने सुझाव दिया कि बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम एक साथ चलाए जाएं। ठीक है दोस्तों, दूसरा, बाह्य परीक्षाओं का आयोजन जो है केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हो। ठीक है, यानी कि जो बाहरी परीक्षाएं हैं उनका आयोजन जो है केवल जो है जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेता है उसके बाद हो। ठीक है, तीसरा क्या सुझाव दिया था ताराचंद समिति ने, शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तें जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुकूल हो। यानी कि जो माध्यमिक में जो शिक्षक हैं उनका वेतनमान जो है, वेतनमान और सेवा शर्तें उनकी, यानी कि उनका सेवा काल जो है किसके अंतर्गत हो, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुकूल हो। ठीक है, उसके बाद अगला सुझाव दिया ताराचंद समिति ने कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश जो है माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जाए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा कब कंप्लीट होती है, 12th जब कंप्लीट होता है, जब बच्चा विश्वविद्यालय यानी कि महाविद्यालय में जाता है। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जाए और यदि विश्वविद्यालय चाहे तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी कर सकते हैं। तो देखिए ताराचंद समिति ने क्या कहा था, ताराचंद समिति ने कहा कि कोई बच्चा अगर माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ही वो उसको प्रवेश दिया जाए आपका विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय चाहे तो जो प्रवेश बच्चों का जो है क्या कर सकता है, प्रवेश परीक्षा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। चलिए आगे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि ताराचंद समिति 1948 में जो भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में प्रस्तुत की और उसने कुछ सुझाव दिए माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो देखिए उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है जितने भी सुझाव जो है दिए थे ताराचंद समिति के द्वारा, उनका अध्ययन किया और उसकी समिति में ये सुझाव अस्पष्ट थे। ठीक है, अतः उसने जो है 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। तो याद रखें कब रखा, याद रखें किसने रखा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए माध्यमिक शिक्षा का जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है 1951 में जो है केंद्रीय सरकार के सामने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाने के लिए जो है नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। ठीक है, बनाने का प्रस्ताव रखा। तो सरकार ने जो है 23 सितंबर 1952, याद रखें
मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जब मुदालियर आयोग की स्थापना हुई तो वहीं पर हम पहुंचे हैं, ठीक है। मैं डिटेल में बता रहा हूं आप सभी को और साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते हुए चलें, ठीक है। तो देखिए, नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार ने जो है 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जो हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया, ठीक है। तो याद रखें, इसको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं, इसका गठन जो है 23 सितंबर 1952 को हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इन्हीं के नाम से जो है इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है मुदालियर आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र देखेंगे। तो देखिए, मुदालियर आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे, इसकी नियुक्ति यानी कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसके क्या उद्देश्य थे और कार्य क्षेत्र क्या रहेगा मुदालियर आयोग का, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था भारत की जो तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना, ठीक है। तो देखिए, मुदालियर आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा है माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना, ठीक है। और कार्य क्षेत्रों की बात करें तो कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहला देखिए, भारत के सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुझाव देना, ठीक है। तो देखिए, भारत के सभी प्रांतों में यानी कि भारत के सभी राज्यों में, प्रांतों का मतलब यानी कि राज्यों में, तो भारत के सभी राज्यों की जो माध्यमिक शिक्षा है उसके प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुझाव देना, ठीक है। इसका एक कार्य क्षेत्र है मुदालियर आयोग का। दूसरा देखिए, भारत के सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनको दूर करने के उपाय खोजना। तो दूसरा कार्य क्षेत्र क्या है मुदालियर आयोग का कि भारत के सभी जो राज्य हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और उनको दूर करने के उपाय खोजना। उसके बाद तीसरा देखिए, भारत के सभी प्रांतों की जो माध्यमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। तीसरा क्या है कार्य क्षेत्र? भारत के सभी प्रांतों, सभी राज्यों की जो माध्यमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और शिक्षण स्तर क्या रहेगा, इसका अध्ययन करना और उसके सुधार हेतु सुझाव देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, चौथा कार्य क्षेत्र है इसका, भारत के सभी प्रांतों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो देखिए, भारत के जो सभी प्रांतों का मतलब है सभी राज्यों की जो सभी स्टेट के जो है जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं वहाँ यानी परीक्षा, उनकी परीक्षा प्रणाली कैसी है इसका अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए जो है सुझाव देना, ये काम किसका है? मुदालियर आयोग का था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मुदालियर आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? भारत की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना, और उनके कार्य क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चल आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुदालियर आयोग का प्रतिवेदन क्या था, ठीक है। कितने इसमें पृष्ठ थे, कितने आपके इसमें अध्याय थे, उन सभी पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम डिटेल में इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है, तो इसलिए हमें डिटेल में देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चल तो देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग का जो प्रतिवेदन था वो क्या था, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, क्या था प्रतिवेदन। देखिए, आयोग ने यानी कि मुदालियर आयोग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की यानी कि विभिन्न राज्यों की जो तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए जो है सुझाव देने के लिए 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया, ठीक है। तो 2 अध्ययन प्रणालियाँ क्या थी? देखिए, भारत में जो है उस समय कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कैसी शिक्षा उस समय चल रही थी, तो इस पर जो है इसको पता करने के लिए क्या किया, इसके सुधार और सुझाव के लिए जो है 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया।
जिसमें पहला आपका प्रश्नावली और दूसरा साक्षात्कार। ठीक है, तो देखिए 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया, एक प्रश्नावली और दूसरा साक्षात्कार। तो आयोग ने क्या किया, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने क्या किया, इसका अध्ययन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा, भारत में माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए क्या किया, 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया, जिसमें पहला प्रश्नावली और दूसरा साक्षात्कार। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की और उसकी प्रतियों को देश के विभिन्न भागों में कुछ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों और कुछ उच्च शिक्षा शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के पास भेजा। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, मुदालियर आयोग ने क्या किया, एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की। ठीक है, उनकी जो है प्रतियां जो है क्या किया, देश के विभिन्न भागों में माध्यमिक शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को, उच्च शिक्षा में जो हैं शिक्षकों और शिक्षाविदों के पास भेजा। तो उसने जो है प्राप्त जो प्रश्नावलियों के मतों और सुझावों का सांख्यिकी विवरण तैयार किया, यानी कि जो सुझाव आए उनका विवरण तैयार किया। ठीक है, और दूसरी विधि से देखिए, दूसरी विधि क्या थी, साक्षात्कार। तो दूसरी विधि में जो है उसने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। ठीक है, और कुछ माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया और उनके शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से भेंट की और शिक्षाविदों से भेंट की और उनके विचारों को जाना और इस सबको लेखबद्ध किया, इसको सबको लिखा। इसके बाद इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार विमर्श किया और अंत में अपनी रिपोर्ट जो है तैयार कर उसे 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को सौंपी। यह प्रतिवेदन जो है 244 पृष्ठों का ये डॉक्यूमेंट था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा की सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर करें कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो मुदालियर आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखें 23 सितंबर 1952। ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना की गई और इसने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिवेदन कब दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, 29 अगस्त 1953। ये डेट जरूर याद रखें। इस दिन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, यानी कि मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। और कैसे सौंपी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आप जो प्रतियां थी उनने पहले उसको तैयार किया, उसके बाद जो है सभी जगह उनको भेजा। माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षाविद हैं उच्च शिक्षा में, तो उन सभी के विचारों को सबको उन्होंने क्या किया, जाना, लेखबद्ध किया और उसके बाद उनका अध्ययन किया। उसके आधार पर जो है विचार विमर्श करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, ये प्रतिवेदन जो है आपका कितने, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रतिवेदन जो था, मुदालियर आयोग का जो प्रतिवेदन था, उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, पृष्ठों की संख्या थी 244। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, 244 जो है प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखें। मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई, उसने अपना प्रतिवेदन कब भारत सरकार को सौंपा, मैंने आपको भी बताया 29 अगस्त 1953, इसको भी आप याद रखेंगे। और प्रतिवेदन में, मुदालियर आयोग के प्रतिवेदन में कितने पृष्ठ थे, यानी कि 244 पृष्ठ थे। ठीक है, अगर अध्याय की बात करें तो अगर पूछा जाता है आपको अध्याय कितने थे, ठीक है, तो अध्याय थे आपके 14। ठीक है, ये जरूर याद रखें, अध्याय थे 14 और पृष्ठ कितने थे, पृष्ठों की संख्या थी 244। ठीक है, और अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा, 29 अगस्त 1953 को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, देखिए अगला है आपका तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष। तो देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग ने जो है विस्तृत सर्वेक्षण किया पूरे भारत में, माध्यमिक शिक्षा पर जो है पूरे भारत में विस्तृत सर्वेक्षण किया और उसके बाद जो है कुछ दोष उजागर किए। क्या क्या दोष थे माध्यमिक शिक्षा में भारत में, तो उन सभी दोषों पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आयोग ने पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद अग्रलिखित जो दोष हैं वो उजागर किए। तो कौन कौन से दोष पाए मुदालियर आयोग ने जब
भारत का पूरा सर्वेक्षण किया मुदालियार आयोग ने, ठीक है। तो उसके बाद जो है कुछ दोष उजागर हुए, उन पर बात करते हैं दोस्तों। पहला दोष क्या पाया, देखिए पहला है प्राय सभी प्रांतों की जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम जो हैं अव्यवहारिक हैं, इसका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए आयोग ने क्या पाया, आयोग ने पाया कि जो माध्यमिक शिक्षा है सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में, तो सभी जो प्रांत हैं, सभी जो राज्य हैं, वहाँ की जो माध्यमिक शिक्षा है वो पाठ्यक्रम कैसा है, अव्यवहारिक है, जिसका जो है आपका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई उसका संबंध नहीं है। ये पहला दोष पाया। दूसरा देखिए शिक्षण विधियाँ जो हैं दोषपूर्ण हैं, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आयोग ने देखा कि जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपकी जो हैं उत्तम नहीं है, ठीक है। तो उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर जो है नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा दोष देखिए स्कूलों की समय सारणी भी ठीक नहीं है, यानी कि स्कूल जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो ठीक नहीं है स्कूल की, ये दोष पाया। चौथा देखिए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के उचित मापदंड नहीं है। तो देखिए मुदालियार आयोग ने पाया कि जो स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसके लिए जो है उचित मापदंड नहीं है, ये दोष पाया। उसके बाद देखिए पांचवा दोष क्या पाया, पांचवा दोष पाया कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण जो है शिक्षक व छात्रों के बीच निकट संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो देखिए उन्होंने पाया कि जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है भारत में, उसमें स्कूलों में जो है काफ़ी संख्या ज़्यादा है बच्चों की, जिसकी वजह से जो है आपके शिक्षक व छात्रों के बीच जो है निकट संबंध स्थापित करना जो है आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद छठा जो है दोष पाया कि जो माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाली जो परीक्षा प्रणाली है वो भी कैसी है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है। तो ये कुछ दोष बताए मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, तो इन दोषों को आप याद रखें, ठीक है। ठीक है, तो देखिए तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की दोष हमने बात की कि आयोग ने पूरे माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण किया और उसके बाद कुछ दोष उनको मिले। तो जिन दोष पर हमने अभी बात की कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है अव्यवहारिक है, जिसका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण हैं, ठीक है, और स्कूलों की समय सारणी ठीक नहीं है, ठीक है। स्कूलों में शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए उचित मापदंड नहीं है, और स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण जो है शिक्षक व छात्रों के बीच निकट संबंध स्थापित नहीं हो पाते। और छठा दोष पाया कि माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली जो परीक्षा प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम मुदालियार आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या क्या सुझाव थे। तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, सारे सुझावों को डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आप नोट भी करते हुए चलें, ठीक है। देखिए सुझावों की बात करें तो सुझाव में पहला हमने लिया है प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, ठीक है। तो देखिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में जो सुझाव दिए उन्हें 4 उप शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझावों में तो 4 उप शीर्षकों में इसको विभाजित किया गया है, उसको देखते हैं। पहला है आपका प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो देखिए मुदालियार आयोग ने क्या कहा, क्या सुझाव दिया। तो मुदालियार आयोग ने पहला सुझाव दिया प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में, ठीक है, यानी कि जो प्रशासनिक ढांचा है माध्यमिक शिक्षा का कैसा होना चाहिए, ये सुझाव दिया है, ठीक है। तो पहला प्रशासनिक ढांचा में पहला देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे, ठीक है। पहला प्रशासनिक ढांचे में पहला क्या सुझाव है, देखिए पहला सुझाव है कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है इसी की तरह जो है प्रत्येक प्रांत में यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या किया जाए, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। याद रखें इसको, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना की जाए जो समय समय पर क्या करे, प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे, ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखें इसको। दूसरा सुझाव क्या दिया, दूसरा सुझाव दिया आपका कि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्थापित किया जाए, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के निर्देश पर कार्य करें। तो दोस्तों देखिए मुदालियार आयोग ने जो है प्रशासनिक ढांचे में क्या सुधार आपके सुझाव दिए। पहला सुझाव हमने देखा कि
जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसी की तरह जो है राज्यों में भी जो है क्या किया जाए, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए और वो समय समय पर क्या करे, प्रांतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, इनकी जो राज्यों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में वो अपने सुझाव दे। दूसरा देखिए, तकनीकी शिक्षा के लिए यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या किया जाए, प्रत्येक प्रांत में, ठीक है, इनकी प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्थापित किया जाए। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सुझाव किसने दिया, ठीक है, यानी कि तकनीकी शिक्षा के बारे में किसने सुझाव दिया, तो आपका आंसर रहेगा मुदालियर आयोग। और इसने कहा कि तकनीकी शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रांत में एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड हो और जो किसके निर्देशों पर काम करे, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के निर्देश पर कार्य करें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। ये दूसरा सुझाव था, ठीक है। तीसरे सुझाव पर चलते हैं। तीसरा सुझाव है, देखिए, शिक्षा निदेशक का कार्य जो है शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना होता है, ठीक है, इसलिए इसका पद जो है कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए। तो एक सुझाव ये दिया कि जो शिक्षा निदेशक है, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा निदेशक होता है उसका कार्य जो है क्या होता है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना होता है, ठीक है। इसलिए जो है, जो इसका पद है शिक्षा निदेशक का, इसका पद जो है किसके समकक्ष होना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए। ये सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं किया है उनमें इसका गठन किया जाए। यानी कि जिन राज्यों में, जिन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन नहीं किया गया है, ऐसे प्रांतों में जो है इसका गठन किया जाए, ये सुझाव दिए। ये सुझाव थे आपके प्रशासन यानी कि प्रशासनिक ढांचा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं वित्त संबंधी क्या सुझाव दिए, ठीक है। तो देखिए, मुदालियर आयोग ने दोस्तों वित्त संबंधी सुझाव में हम पहला सुझाव देखेंगे। देखिए, वित्त संबंधी सुझाव क्या दिया कि जो माध्यमिक स्कूलों को दिया जाने वाला दान है वो क्या होना चाहिए, आयकर से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। याद रखें कि जो माध्यमिक स्कूलों को दिया जाने वाला जो दान है वो क्या होना चाहिए, अगर माध्यमिक स्कूलों को दान दिया जा रहा है तो उस दान के पैसे पर आयकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है प्रांतीय सरकारों पर है, फिर भी केंद्रीय सरकार को उसके प्रसार एवं उन्नयन के लिए प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने वित्त संबंधी सुझाव में क्या कहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है वो किसका है, प्रांतीय सरकारों पर है, ठीक है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके हाथ में है, यानी कि प्रांतीय सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। फिर भी जो है केंद्र सरकार क्या करे, उसके प्रसार एवं उन्नयन के लिए क्या करें, प्रांतीय सरकारों को आर्थिक रूप से जो है मदद करे, यानी कि आर्थिक सहायता दे, ठीक है। तीसरा वित्त संबंधी सुझाव है आपका, सरकार जो है माध्यमिक स्कूलों के लिए जो है भूमि की व्यवस्था यथासंभव कैसी करे, निःशुल्क करे, ठीक है दोस्तों। याद रखें, मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिया कि जो माध्यमिक स्कूल बनाए जाए तो उनके लिए जो भूमि की व्यवस्था हो वो कैसी हो, निःशुल्क हो, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा सुझाव क्या दिया वित्त के संबंध में, तो देखिए माध्यमिक स्कूलों द्वारा जो क्रय की गई सामग्री है उसमें कस्टम यानी कि चुंगी आदि से उसको मुक्त होना चाहिए। यानी कि जो कस्टम वो होता है, चुंगी होती है जहाँ पर लिया जाता है कर, तो इसको जो है इससे मुक्त किया जाए, ठीक है। तो वित्त संबंधी आपने देखिए सुझाव मुदालियर आयोग ने क्या दिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, चलिए। क्लियर हो गया। तो वित्त संबंधी सुझावों में हमने बात की कि माध्यमिक स्कूलों को दिया जाने वाला दान कैसा हो, आयकर से मुक्त हो, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है प्रांतीय सरकारों पर हो, ठीक है, यानी कि राज्य सरकारों पर हो, और केंद्र सरकार जो है आर्थिक रूप से मदद करे, ठीक है। तीसरा वित्त संबंधी सुझाव था आपका, सरकार जो है माध्यमिक स्कूलों के लिए जो भूमि की व्यवस्था करे वो कैसी करे, निःशुल्क करे, ठीक है। और चौथा सुझाव दिया था वित्त संबंधी कि माध्यमिक स्कूलों द्वारा क्रय की गई सामग्री पर जो है कस्टम, चुंगी आदि से उसको मुक्त रखा जाए, ठीक है दोस्तों। ये चार आपने देखे वित्त संबंधी सुझाव मुदालियर आयोग ने क्या दिए,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे सुझाव हैं, आपको याद रखने हैं और आप साथ साथ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसलिए आप साथ साथ जो है नोट भी करते हुए चलें। ठीक है, वीडियो थोड़ा आपकी लंबी हो सकती है, ठीक है, बड़ी हो सकती है, इसलिए जो है लिखते हुए भी चलें साथ में। देखिए, अगला जो सुझाव है आपका वो है विद्यालयों में मान्यता संबंधी सुझाव। तो देखिए, मुदालियार आयोग ने विद्यालयों को जो है मान्यता संबंधी सुझाव के बारे में क्या कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मुदालियार आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियमों का पालन कठोरता से किया जाए। किसी भी विद्यालय को बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जाए जब वह मान्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करे। ठीक है, तो देखिए, विद्यालयों को मान्यता संबंधी सुझावों में बात की है मुदालियार आयोग ने कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको मान्यता देने के संदर्भ में जो है नियमों का जो है कठोर पालन किया जाए। ठीक है, किसी भी विद्यालय को बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जाए जब वो मान्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करे। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, देखिए, ठीक है, तो देखिए, विद्यालयों को मान्यता संबंधी सुझाव में आपने पहला देख लिया। दूसरा देखिए क्या है, जो प्रबंध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालयों को सही ढंग से नहीं चला पाए, उन्हें चेतावनी दी जाए और यदि वे फिर भी असमर्थ हों तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मुदालियार आयोग ने क्या कहा कि जो विद्यालयों को मान्यता कैसे दी जाए, क्या उसके लिए जो है पैरामीटर रखे जाए। पहला देखिए क्या कहा है कि माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियमों का जो है कठोरता से पालन किया जाए, यानी कि जो नियम है उसका कठोरता से पालन किया जाए और किसी भी विद्यालय को जो है बोर्ड द्वारा तभी मान्यता दी जाए जब वो विद्यालय जो है सारे मानक पूरा करता हो। दूसरा, जो प्रबंध समितियां जो हैं मान्यता प्राप्त करने के बाद जो है विद्यालयों को सही ढंग से न चला पाए तो उन्हें क्या किया जाए, उन्हें पहले चेतावनी दी जाए और चेतावनी देने के बाद यदि वे फिर भी असमर्थ हों तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सुझाव है दोस्तों विद्यालयों का निरीक्षण संबंधी सुझाव। ठीक है, तो देखिए, मुदालियार आयोग ने क्या कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण कैसे किया जाए, इसके संबंध में क्या सुझाव दिया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। तो मुदालियार आयोग ने क्या कहा कि विद्यालयों का अगर निरीक्षण करना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए, निरीक्षक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण किया जाए, यानी कि जितने भी आपके स्कूल हैं, ठीक है, माध्यमिक स्कूल, उनका क्या किया जाए, एक निश्चित समय रखा जाए। ठीक है, एक निश्चित समय में उनका निरीक्षण किया जाए। तीसरा देखिए, निरीक्षण मंडल विद्यालयों के गुण दोषों को उजागर करे और उनमें पाएगी कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे। ठीक, यानी कि जो निरीक्षण मंडल जो है, यानी कि जो निरीक्षण करने के लिए जो निरीक्षक गए हैं उनकी जो मंडली होती है, यानी कि जो साथ में लोग जाते हैं, ग्रुप होता है। ठीक है, तो निरीक्षण मंडल जो है क्या करे, विद्यालय के गुण दोषों को उजागर करे, यानी कि जो विद्यालय में क्या गुण हैं, विद्यालय में क्या दोष हैं, इनको उजागर करें और क्या कमियां हैं, ठीक है, इनको उजागर करें और उनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए क्या करें, आयोग को सुझाव दें। ठीक है, ये विद्यालय का निरीक्षण संबंधी सुझाव ये दिए थे, 3 सुझाव। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अगला है हमारा माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुदालियार आयोग कहें या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहें, एक ही बात है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए माध्यमिक शिक्षा ने संगठन संबंधी। पहला है देखिए, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू। ठीक है, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है, यानी कि आपकी 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू हो, यानी कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से लेके 5 तक की जो शिक्षा होती है उसको बोलते हैं हम प्राथमिक शिक्षा। तो 5 से बच्चा फिर किस में जाएगा, 6th में जाएगा। ठीक है, तो 6th टू आपका 12th क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यमिक। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू हो। ठीक है, और दूसरा देखिए, यह शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि जो है 7 वर्ष हो। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। ठीक है, तो क्या कहा इसने, यह शिक्षा जो है 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि कितने वर्ष हो, 7 वर्ष हो। तो कहने का मतलब है 11 से 17 वर्ष का मतलब है कि कक्षा 6 से लेके 6 से लेके 12th तक। ठीक है, तो बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि कितनी हो, यानी कि 6 से 12 तक अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए 7 वर्ष निश्चित किए गए। ठीक है, तो इसको कैसे बांटा जाएगा मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में हो। 3 वर्षीय माध्यमिक यानी कि आपका जूनियर सेकेंडरी की बात हो रही है, निम्न जो माध्यमिक होता है, और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखें, माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं 2 भाग, पहला है आपका आप जूनियर सेकेंडरी यानी कि निम्न निम्न कह सकते हैं या जूनियर सेकेंडरी कह सकते हैं, तो निम्न माध्यमिक। ठीक है, निम्न माध्यमिक। ठीक है, तो निम्न माध्यमिक आपका जो इसको हम जूनियर सेकेंडरी बोलते हैं, ये कितने वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। ठीक है, अभी बात हुई ना ऊपर, 3 वर्ष का हो। ये 3 वर्ष जो है आपके कौन सी कक्षा के लिए होंगे, 6, 7 और 8 के लिए। ठीक है, क्लास 6, 7 और 8 के लिए 3 वर्ष हो गए। और जो आपका दूसरा भाग होगा माध्यमिक शिक्षा का, जिसको हम हायर सेकेंडरी कहते हैं, यानी कि उच्च माध्यमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक कितने का हो, उच्च माध्यमिक 4 वर्ष का हो। ठीक है, अभी ऊपर बात हुई ना, 3 वर्ष और 4 वर्ष मिला के कितने हो गए, 7 वर्ष हो गए ना। ठीक है, तो याद रखें 3 वर्षीय क्या हो, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, 3 वर्षीय क्या हो, आपका जूनियर सेकेंडरी हो। ठीक है, जूनियर सेकेंडरी। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आएगा, 6th, 7th और 8th क्लास। ठीक है, और 4 वर्षीय जो उच्च माध्यमिक है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आएगा 4 वर्ष का होगा पहला। ठीक है, 4 वर्ष का होगा, और कौन कौन सी क्लास होंगी, 9th, 10th, 11th और 12th। तो 4 क्लास होगी। ठीक है, तो 4 वर्ष का आपका उच्च माध्यमिक और 3 वर्ष का आपका निम्न माध्यमिक या जूनियर सेकेंडरी। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो, 7 वर्ष हो। ठीक है, टोटल आपका 4 और 3 7। ठीक है, चल देखिए, चौथा देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। आपका सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका जूनियर सेकेंडरी 3 वर्ष का, जिसमें 6, 7, 8 की बात की है, और हायर सेकेंडरी जिसमें 4 वर्ष की बात की गई है, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास। ठीक है, चौथा देखिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। ठीक है, यानी कि उच्चतर माध्यमिक में, यानी कि 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बात हो रही है। तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है क्या किया जाए, बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए, पहला। चौथा, सॉरी, उसके बाद देखिए, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाए। ठीक है, यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कैसा विद्यालय खोला जाए, विशिष्ट विद्यालय खोले जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला, बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं। ठीक है, ये सुझाव दिया था मुदालियार आयोग ने। ठीक है, सारे सुझावों पर बात हो रही है। ठीक है, इनको आप नोट भी करते हुए चलें। और उसके बाद देखिए, 7वां क्या है, आवासीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको बड़ी संख्या में खोला जाए, यानी कि जो बोर्डिंग स्कूल हैं उनको अधिक संख्या में खोला जाए। ठीक है, आवासीय विद्यालय जो होते हैं, तो आवासीय माध्यमिक विद्यालय को बड़ी संख्या में खोला जाए। तो अगला सुझाव क्या है, देखिए, छठा सुझाव आपने देखा 7वां, कि आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, यानी कि जो बोर्डिंग आवासीय विद्यालय यानी कि माध्यमिक विद्यालय, उनको इस संख्या जो है बड़ी संख्या में उनको खोला जाए। ये सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 8वां देखिए, पब्लिक स्कूलों को चलने दिया जाए, परंतु यह देखा जाए कि ये राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप हो, यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको चलने दिया जाए। ये सुझाव दिया था मुदालियार आयोग ने, परंतु यह देखा जाए कि ये राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप हैं या नहीं। ठीक है, ये सुझाव किसने दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, अगला सुझाव देखिए, बड़े शहरों में जो है
पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं बड़े शहरों में, तो ये सुझाव किसने दिया? मुदालियर आयोग। ठीक है। उसके बाद अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। ठीक है। और कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो दोस्तों देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पर किसकी व्यवस्था की जाए? कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ कृषि के साथ साथ जो है बागवानी और पशुपालन की शिक्षा का प्रबंध भी किया जाए। तो ये सुझाव किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने। ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं। ठीक है। बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। ठीक है। संख्यात्मक अंक देने के बजाय जो है आपका ग्रेड अंक दिया जाए। ये सारे सुझाव किसके हैं? मुदालियर आयोग के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव क्या दिए। ठीक है। तो देखिए, मुदालियर आयोग ने पाठ्यचर्या संबंधी क्या सुझाव दिए, इन पर बात करें तो पहला है पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक है। दूसरा, पाठ्यचर्या जो है व्यापक व लचीली हो। तीसरा, पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में जो है क्या हो? सहसंबंध हो। ठीक है। तो ये पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव हैं मुदालियर आयोग के, कि जो पाठ्यचर्या है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, और व्यापक लचीली होनी चाहिए जिसमें संशोधन हम कर सकें, और साथ ही साथ पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में क्या होना चाहिए? आपस में सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है। चल, उसके बाद देखिए, निम्न माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर में जो है पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये बता रखा है। तो इसको आप फटाफट जो है याद रख लें। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, निम्न माध्यमिक में पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल किया जाए? मातृभाषा, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षा। तो ये निम्न माध्यमिक स्तर की बात की गई है, यानी कि क्लास 6 से लेके 8th तक। ठीक है। और उच्च माध्यमिक में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? उच्च माध्यमिक में पाठ्यचर्या में मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कताई बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई कढ़ाई, इनमें से एक। ठीक है। जो ब्रैकेट में है आपके, इनमें से एक, यानी कि कताई बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई कढ़ाई, इनमें से एक। ठीक है। तो ये बता रखा है पाठ्यचर्या निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। ठीक है। इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, शिक्षण विधियों संबंधी क्या सुझाव दिए। ठीक है। यानी कि मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिए कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, तो शिक्षण विधियों संबंधी सुझावों की बात करें तो पहला है प्रायोगिक विषयों को प्रयोग विधि से पढ़ाया जाए, यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको जो है प्रयोग द्वारा, जो है प्रयोग विधि के द्वारा उनको पढ़ाया जाए, पहला। दूसरा सुझाव क्या था? स्वाध्याय को प्रोत्साहन देना। ठीक है। यानी कि स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है। ठीक है। यानी कि स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि सेल्फ स्टडी को आप क्या किया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। उसके बाद देखिए, ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो मंद, सामान्य और प्रतिभाशाली सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो। तो देखिए, शिक्षण विधियों में क्या क्या सुझाव दिए? पहला दिया कि जो प्रायोगिक विषय हैं, जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट हैं, उनको क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सब्जेक्टों को प्रयोग विधि से पढ़ाया जाए। दूसरा, सेल्फ स्टडी को प्रोत्साहन दिया जाए। और तीसरा देखिए, ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मंद बालक, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी छात्रों को के लिए जो है उपयोगी हो। ठीक है। इनकी ऐसी शिक्षण, यानी कि शिक्षक जो है ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे जिससे मंद बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक जो है इन सभी को लाभ पहुंचे। ठीक है। चौथा देखिए, तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को जो है अपने तथ्य को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उसका पांचवा देखिए, शिक्षण में रटने पर बल न देकर समझने पर बल देना चाहिए। तो देखिए, पांचवा क्या है? पांचवा आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षण में जो है, यानी कि टीचिंग में शिक्षक को जो है रटने पर बल न देकर बच्चे को समझाना चाहिए, यानी कि समझने पर बल देना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आपका 7वां है, देखिए छात्रों को सीखे हुए ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाए जिससे ज्ञान स्थायी हो जाए। ठीक है, यानी कि छात्रों ने जो कुछ भी सीखा है ज्ञान, ठीक है, और क्रियाएं, उनका प्रयोग के उनको जो है प्रयोग के अवसर उनको दिए जाए जिससे उनका जो ज्ञान है वो कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा हमने कि क्या जो है शिक्षण विधियों से संबंधित सुझाव दिए आयोग ने। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने शिक्षण विधियों से संबंधित मुदालियर आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए सभी पर बात कर ली। ठीक है, इनकी प्रायोगिक विषयों को प्रयोग विधि से पढ़ाया जाए, स्वाध्याय को प्रोत्साहन, ठीक है, मंद बुद्धि और सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों यानी कि सभी को लाभ मिले ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, और शिक्षण में जो है शिक्षक जो है रटने पर बल न देकर समझने पर बल देना चाहिए, और साथ ही साथ छात्रों को सीखे हुए ज्ञान और क्रियाओं के प्रयोग के अवसर जो है प्रदान किए जाने चाहिए जिससे बच्चे का ज्ञान क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा हमने शिक्षण विधियों से संबंधित सुझाव। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षकों के वेतन संबंधी सुझाव। तो देखिए मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिए कि शिक्षकों का वेतन कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं जो है शिक्षक को मिलनी चाहिए, तो इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षकों के वेतन संबंधी सुझावों की बात करें तो पहला है शिक्षकों को जो है प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति न दी जाए, यानी कि जो शिक्षक है उनको प्राइवेट ट्यूशन के लिए जो है करने की स्वीकृति जो है नहीं दी जाए। ठीक है, दूसरा योग्य एवं स्वस्थ शिक्षकों को जो है 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाए। ठीक है, यानी कि जो योग्य और स्वस्थ शिक्षक है उनको 58 की जगह जो है 60 वर्ष में जो है क्या किया जाए, रिटायरमेंट दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सुझाव क्या है, शिक्षकों को जो है क्या किया जाए, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको निःशुल्क जो है चिकित्सा की सुविधा दी जाए। ठीक है, तीसरा चौथा देखिए शिक्षकों के बच्चों को जो है माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा जो है कैसी दी जाए, निःशुल्क दी जाए। ठीक है, ये सुझाव दिए हैं शिक्षकों के संदर्भ में मुदालियर आयोग द्वारा। ठीक है, और अगला क्या है देखिए, अगला है प्रत्येक प्रांत में शिक्षकों को जो है फंड, बीमा, पेंशन की सुविधा दी जाए, यानी कि प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक राज्य में जो है जो टीचर्स हैं उनको क्या किया जाए, फंड दिया जाए, बीमा किया जाए उनका, और उनको पेंशन की सुविधा दी जाए। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद छठा सुझाव क्या है देखिए, प्रधानाचार्य को उच्च वेतनमान दिया जाए जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जा सके, यानी कि जो प्रधानाचार्य हो उसका वेतनमान कैसा किया जाए, उच्च वेतनमान उसको दिया जाए जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जा सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शिक्षकों के वेतन संबंधी सुझावों की बात की हमने। ठीक है, जिसमें हमने बात की कि टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो योग्य हैं, जो स्वस्थ शिक्षक है उनकी एज जो है, रिटायरमेंट एज उनकी जो है 60 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, और शिक्षकों को जो है टीचर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। ठीक है, और शिक्षकों के जो बच्चे हैं उनको माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उसको निःशुल्क दी जाए। प्रत्येक प्रांत में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको फंड, उनके लिए फंड की व्यवस्था की जाए, बीमा की व्यवस्था की जाए, पेंशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और जो प्रधानाचार्य हैं उनका वेतनमान, उच्च वेतनमान उनका किया जाए जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना शिक्षकों के वेतन संबंधी सुझाव। यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सुझाव हम देखेंगे छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने जो है छात्रों के स्वास्थ्य संबंध में छात्रों के स्वास्थ्य के संबंध में क्या सुझाव दिए। पहला सुझाव देखिए, सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना, याद रखें इसको, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया था, तो आंसर क्या रहेगा आपका, मुदालियर आयोग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, क्लियर है, यानी कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना का सुझाव किस आयोग ने दिया, तो आप सीधे आपका आंसर रहेगा मुदालियर आयोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा देखिए, स्कूली छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं,
ठीक है। वर्ष में कम से कम एक बार जो है बच्चों का चेकअप होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। तीसरा देखिए, छात्रों के सामान्य रोगों का जो है निःशुल्क इलाज किया जाए, यानी कि जो बच्चे हैं अगर सामान्य रोग है तो उनका निःशुल्क इलाज किया जाए। उसके बाद जो छात्रावास है, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए जो है पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं जो छात्र, उनके लिए क्या किया जाए, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उनके लिए की जाए। तो क्लियर है। तो मुदालियार आयोग ने छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव क्या क्या दिए। पहला तो दिया कि सभी प्रांतों में, यानी कि पूरे भारत में जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए। ठीक है। दूसरा, स्कूली छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार क्या किया जाए, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। ठीक है। और तीसरा है छात्रों के सामान्य रोगों का निःशुल्क इलाज। और चौथा है छात्रावास में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो देखिए, मुदालियार आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए, तो इन पर देखते हैं। तो ये पहला है, आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय खोले जाए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो है बालिका विद्यालय खोले जाएं। ठीक है। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर जो है गृह विज्ञान वर्ग की अलग व्यवस्था की जाए। ठीक है। यानी कि जो माध्यमिक स्तर है उसमें गृह विज्ञान वर्ग की जो है अलग से व्यवस्था की जाए बालिकाओं के लिए। तीसरा देखिए, बालकों की तरह बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार दिया जाए। ठीक है। यानी कि जैसे बालक को सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं जो है बालिकाओं को भी मिलनी चाहिए। ठीक है। ये बात की गई है। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में ये सुझाव दिए हैं, 3 सुझाव, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम मुदालियार आयोग के गुण और दोष। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है। फिर हम आगे गुण और दोषों को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुदालियार आयोग की हम कर रहे हैं। तो मुदालियार आयोग के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, कब इसकी स्थापना की गई, कब इसने अपना प्रतिवेदन दिया, क्या क्या सुझाव इसने दिए, और साथ ही साथ कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और कितने पृष्ठ थे, कितने अध्याय थे, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ आपको नहीं बताई मैंने, इसमें है आपका जो मुदालियार आयोग है, इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है, या सदस्य कौन कौन से थे ये पूछे जा सकते हैं आपको। तो देखिए, मुदालियार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ठीक है। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ठीक है। थोड़ा लिखने का इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, और इसके साथ कौन कौन से सदस्य थे मैं आपको नाम बता देता हूं। देखिए, अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार जो थे उसमें मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। इनके सदस्यों की बात करें तो पहला सदस्य, कौन कौन से सदस्य थे आप नोट कर लें। श्री माली, ठीक है, श्री माली। उसके बाद श्री माली, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता। उसके बाद हंसा मेहता के बाद डॉक्टर कैनीथ रस्ट, कैनीथ रस्ट। ठीक है, कैनीथ रस्ट। ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है जॉन क्रिस्टी का, क्रिस्टी कर लेता हूं। ठीक है, जॉन क्रिस्टी। ठीक है, जॉन क्रिस्टी। जॉन क्रिस्टी के बाद अगला नाम डॉक्टर के जी सैयदन। ठीक है, डॉक्टर सैयदन। ठीक है, डॉक्टर सैयदन। ठीक है। और सैयदन के बाद डॉक्टर एम टी व्यास। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एम टी व्यास, नाम याद रखें आप। ठीक है। एम टी व्यास के बाद डॉक्टर ए एम बसु, व्यास के बाद बसु। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, बसु। ठीक है। तो याद रखें इनको। मुदालियार आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इनके सदस्यों का आपको कभी पूछा जा सकता है नाम, तो ये नाम याद रखें। अध्यक्ष थे आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, और उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और सदस्यों की बात करें तो श्री माली, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर कैनीथ रस्ट, और कैनीथ रस्ट के बाद जॉन क्रिस्टी,
जॉन क्रिस्टी के बाद डॉक्टर के जी सैदन, डॉक्टर एम टी व्यास और डॉक्टर ए एम बसु। ठीक है दोस्तों, इनको आप जरूर याद रखें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मुदालियर आयोग के गुण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुदालियर आयोग के गुण। ठीक है, तो मुदालियर आयोग के क्या क्या गुण हैं इन पर बात करेंगे। पहला देखिए व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। मैंने अभी आपको बताया कि व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा मुदालियर आयोग के गुणों में पहला गुण है। यानी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में क्या किया, केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। ठीक है, मैंने बताया केंद्र की भांति प्रांतों में भी क्या किया गया, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, दूसरा देखिए शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। तो इस आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए थे वो क्या थे, बहुत व्यापक थे। ठीक है, अति व्यापक थे। और छात्रों के व्यक्तित्व विकास से उसका तात्पर्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, तीसरा देखिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। यानी कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया है, मैंने अभी आपको बताया। और यह किसी भी स्वतंत्र देश के लिए हितकर है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने जो है चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया है और इनकी प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा देखिए शिक्षकों की दशा में सुधार। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने सर्वप्रथम क्या किया, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया और शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ठोस सुझाव जो है मुदालियर आयोग के द्वारा दिए गए। उसके बाद छठा देखिए परीक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने जो है कई सुझाव दिए। ठीक है, तो निबंधात्मक परीक्षा के दोषों को दूर करने के लिए मुदालियर आयोग ने सुझाव दिए और इन सुझाव में दो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है आपके। पहला है आपका निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए और विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाएं। कैसे प्रश्न पूछे जाएं, विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, अगला गुण है दोस्तों, सातवां गुण है आपका स्त्री शिक्षा के संबंध में ठोस सुझाव। यानी कि मैंने बताया आपको मुदालियर आयोग ने बालक बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद न करने की सिफारिश की। यानी कि बालक और बालिका में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आयोग की दृष्टि से यानी कि मुदालियर आयोग ने जो है मुदालियर आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जिस पर हमने अभी बात की थी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं मुदालियर आयोग के दोषों पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मुदालियर आयोग के दोषों की बात करें तो पहला दोष है मुदालियर आयोग का माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। तो देखिए दोस्तों, आयोग ने एक तो 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। ठीक है, तो अस्पष्ट संगठन का मतलब है, देखिए हमने बात की थी अभी कि आयोग ने एक और तो 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की और दूसरी ओर कक्षा 6, 7 तथा 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10, 11 को जो है क्या कर दिया, उच्च माध्यमिक की बात की। तो इस प्रकार जो है कुल 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। तो यह अपने में स्पष्ट है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की कक्षा वाली बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, दूसरा देखिए बोझिल पाठ्यचर्या। ठीक है, ठीक है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा का स्पष्ट संगठन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इन्होंने 12वीं कक्षा को मैंने बताया है आपको कि 12वीं कक्षा को स्नातक शिक्षा में जोड़ने का सुझाव इन्होंने दिया था। तो आपका कितना हो गया, 6th, 7th और 8th, 3 ये हो गया, 9th, 10th और 11th। तो 6 वर्ष का जो है इन्होंने क्या क्या बताया, 7 वर्ष का बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अस्पष्ट संगठन है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है 12वीं को जो है क्या किया, स्नातक शिक्षा में जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखें। दूसरा देखिए दूसरा दोष है बोझिल पाठ्यचर्या। देखिए माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं और कुल मिलाकर 8 विषयों का अध्ययन, मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से विषय। ठीक है, तो आयोग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर ही सब कुछ पढ़ा लिखा देना चाहता। ठीक है, यानी कि सब कुछ जो है माध्यमिक में ही सब कुछ पढ़ा लिखा देना चाहता था। ठीक है, ये आपका दूसरा दोष। तीसरा, अंग्रेजी के विषय में अस्पष्ट सुझाव। ठीक है, यानी कि आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे हुए सुझाव दिए हैं। एक और उसे अनिवार्य विषयों की सूची में रखा है, अभी मैंने आपको बताया, और वह भी विभिन्न रूपों में, और दूसरी ओर 2 वर्गों में उसको
ऐच्छिक विषयों की सूची में रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक दोष है। उसके बाद देखिए चौथा जो है, गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में हवाई सुझाव, यानी कि जो गैर सरकारी हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल्स हैं जो, उनके लिए जो है हवाई सुझाव दिए हैं आयोग ने। कहने का मतलब ये दोष है। तो देखिए क्या हवाई सुझाव थे, आयोग ने जो है गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए जो है जो सुझाव दिए थे, वो अपने में जो है उपयुक्त होते हुए भी क्या है, हवाई सुझाव हैं। जिस देश की राजधानी में देखिए तंबुओं में विद्यालय चल रहे हों और ग्रामों में खुले आकाश के नीचे चल रहे हों, तो उस देश के विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता की सब सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है क्या है, एक आपका हवाई सुझाव के समान ही है। ठीक है, तो ये सुझाव आपने देखे, ये दोष देखे पहले। ठीक है, तो दोष इनको याद रखें। ठीक है, यहाँ से भी आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया आपका गुण और दोष इसमें। ठीक है, इसको आप ज़्यादा मत देखें। ठीक है, और आप समझ जाएं बस वही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अपने जो है मुदालियर आयोग जो है कंप्लीट देख चुके हैं आप। ठीक है, जिसमें हमने सारे बिंदु पर चर्चा की, कौन कौन से सुझाव दिए, कब मुदालियर आयोग बना और कैसे बना, प्रतिवेदन कैसे दिया। ठीक है, और कब इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कितने पृष्ठ थे, कितने अध्याय थे, तो सारी डिटेल में हमने इस पर चर्चा की। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।